आइए सुनिए गबन भाग 33। पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दारोगा थे, गोरे से शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उनकी बगल में नायब दारोगा थे। ये सिख थे, बहुत हंसमुख, सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडौल सुगठित शरीर, सिर पर केश था, हाथों में कड़े, पर सिगार से परहेज ना करते थे। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा आदमी था, कौड़ी की सी आंखें, फूले हुए गाल और ठिगना कद। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लंबा चरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कश लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा। इनमें से किसी को अप्रूवर बनना होगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दारोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी है। हलफ से कहता हूं, सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसा गुट कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा। उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद इसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, आज सुबह से हम लोग यही कर रहे थे। बेचारा बाप लड़के के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मगन बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, 1 हफ्ते की मोहलत और लीजिए, शायद कोई टूट जाए। ये निश्चय करके दोनों आदमी यहां से रवाना हुए। छोटे दारोगा भी उनके साथ ही चले गए। दारोगा जी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दारोगा जी लाइए, कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुलजिम को शुबह पर गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ। पहले नाम और सकुनत दोनों गलत बतलाई। देवी दीन खटीक जो नुक्कड़ पर रहता है, उसी के घर पर ठहरा हुआ है। जरा डांट बताइएगा तो सब कुछ उगल देगा। दारोगा, वही है ना जिसके दोनों लड़के? सिपाही, जी हाँ वही है। इतने में रमानाथ भी दारोगा के सामने हाजिर किया गया। दारोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हों। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा, ये इलाहाबाद का रमानाथ है। खूब मिले भाई, 6 महीने से परेशान कर रहे हो। कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहां कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया कि सब हाल सच सच कह दो, तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती ना की जाएगी। रमा ने प्रसन्नचित्त बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूं, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था। हिमाकत कहिए या बदनसीबी, चुंगी के 400 रुपए मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपए जमा ना कर सका। शर्म के मारे घर के आदमी उसे कुछ ना कहा, नहीं तो इतने रुपए इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल न था। जब कुछ बस ना चला तो वहां से भागकर यहां चला आया। इसमें एक हर्फ भी गलत नहीं है। दारोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है। क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी शराब मुंह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझ जैसे फाके मस्तों का वहां कहां गुजर। दारोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवा डाले? रमा झेम कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दारोगा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यहां खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवीदीन आकर खड़ा हो गया। दारोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहां? देवीदीन, हुजूर को सलाम करने चला आया। इन बेचारों पर दया की नजर रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दारोगा,
बच्चा सरकारी मुलाजिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो। मैं क्या सिफारिश करूंगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। दारोगा, जानता है इन पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन कर गए हैं। हुजूर, भूल चूक आदमी से ही तो होती है, जवानी की उम्र है, खर्च हो गए होंगे। ये कहते हुए देवीदीन ने 5 गिन्नियां कमर से निकालकर मेज पर रख दी। दारोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? कुछ नहीं है, हुजूर को पान खाने को। रिश्वत देना चाहता है? क्यों? कहो तो बच्चा इसी इल्जाम में भेज दूं। भेज दीजिए सरकार, घर वाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी, वही बैठा आपको दुआ दूंगा। अबे इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियां लाकर सामने रखो, जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपए का इनाम है। आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर क्या है, ये गरीब परदेसी आदमी है, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। बकबक मत कर, यहां धर्म कमाने नहीं आया हूं। बहुत तंग हूं हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। कांस्टेबल, आप बुढ़िया से मांग जाके। कमाने वाला तो मैं ही हूं हुजूर, लड़कों का हाल जानते ही हो, तन पेट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी 7 धाम किए चला आता हूं, बहुत तंग हो गया हूं। तो अपनी गिन्नियां उठा ले, इसे बाहर निकाल दो जी। आपका हुक्म है तो लीजिए, जाता हूं, धक्का क्यों दिलवाइएगा। दारोगा, कांस्टेबल इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख लें। देवीदीन के होंठ आवेश से कांप रहे थे, उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर बेवल हो उठती है। वह 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे गिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क पर चला गया, मगर एक ही पल में फिर लौटा और दारोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत न दीजिएगा। रमा अभी वहीं खड़ा था, उसकी ये ममता देखकर रो पड़ा, बोला, दादा आप तुम हैरान ना हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होने दो, मेरे भी यहां होते तो इससे ज्यादा और क्या करते, मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार। देवीदीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो भैया, जब रुपए पर आई तो देवीदीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है, इतने रुपए तो एक दिन जुए में हार जीत गया हूं, अभी घर बेच दूं तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊंगा। दारोगा जी, अभी भैया को हिरासत में ना भेजो, मैं रुपए की फिक्र करके थोड़ी देर में आता हूं। देवीदीन चला गया तो दारोगा जी ने सहृदयता से भरे स्वर में कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नेक, तुमने इसे कौन सी बूटी सूंघा दी। रमा ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है। दारोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर इतना और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिन्नियां लाए। रमानाथ, अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तावान नहीं दिलाना चाहिए, आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दारोगा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं, क्यों छोड़ूं? तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है। रमानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्दी पीस लूं उतना ही अच्छा। मैंने समझा था मैं पुलिस की नजरों से बचकर रह सकता हूं, अब मालूम हुआ कि यह वेकली और 8 पहर पकड़ लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं। दारोगा जी को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मेज के दराज से एक मिसल निकाली, उसके पन्ने इधर उधर उल्टे, तब नम्रता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बदलाऊं कि देवीदीन के रुपए भी बच जाएं और तुम्हारे ऊपर भी आंच ना आए तो कैसा। रमा ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी तरकीब कोई है, मुझे तो आशा नहीं। दारोगा, अजय साई के 100 खेल हैं, इसका इंतजाम मैं कर सकता हूं, आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमानाथ, झूठी शहादत होगी,
दारोगा, नहीं, बिल्कुल सच्ची। बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे, म्युनिसिपैलिटी के पंजे से तो छूट जाओगे, शायद सरकार परवरिश भी करे। यूं अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा ना होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। दारोगा जी ने डकैती का वृत्तांत कह सुनाया। रमा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संचय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं भी इन डकैतियों में शरीक था। यह तो झूठी शहादत हुई। दारोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है। आप बेगुनाहों को ना फंसाएंगे, वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए। फिर झूठ कहां रहा? डाकुओं के डर से यहां के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते, बस और कोई बात नहीं। यह मैं मानता हूं कि आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बनी जा रही है, इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई चीज नहीं। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच जाएगा। इसमें बहुत आगा पीछा की जरूरत ही ना थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर फिर म्युनिसिपैलिटी अभियोग न चलाएगी और उसे कोई जगह अच्छी मिल जाएगी। वह जानता था पुलिस की गर्ज है और मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार न करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग ना फंस जाएं। दारोगा, हाँ, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं। रमानाथ, लेकिन कल को म्युनिसिपैलिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा? दारोगा, मजाल है म्युनिसिपैलिटी चूं कर सके। फौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार ही होगी। जब सरकार आपको मुआफ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी? आपको तहरीरी मुआफीनामा दे दिया जाएगा साहब। रमानाथ, और नौकरी? दारोगा, वह सरकार आप इंतजाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उस फरीक की जिरहों के जाल से आप निकल आए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दारोगा ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमा को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते? डिप्टी ने एकांत में खूब जेट उड़ाई। इस आदमी का यूं पता लगाया, इसकी सूरत देखते ही भांप गया कि मफरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया। बात सोलोवा ने सच निकली। निगाह कहीं चूक सकती है। हुजूर, मुजरिम की आंखें पहचानता हूं। इलाहाबाद की म्युनिसिपैलिटी के रुपए गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का शरीफ और ज़हीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ, आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफीनामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार ना होगा। कहीं इसे यह शुबा हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी, ये तो होगा ही। गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। यह सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दारोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू हुई। डिप्टी, क्या बोला? दारोगा, कहता है यहां इस नाम से किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी, यह कैसा है भाई? कुछ समझ में नहीं आता। इसने नाम तो नहीं बदल दिया? दारोगा, कहता है म्युनिसिपैलिटी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, यह तो बड़े ताज्जुब की बात है। आदमी बोलता है हम रुपया लेकर भागा, म्युनिसिपैलिटी बोलता है कि कोई रुपया गबन नहीं किया। यह आदमी पागल तो नहीं है? दारोगा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती। अगर कह दें कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी ना मिलेगी। अच्छा, म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर से पूछिए। दारोगा ने फिर नंबर मिलाया।
सवाल जवाब होने लगा। दारोगा, आपके यहां रमानाथ कोई क्लर्क था? जवाब, जी हां था। दारोगा, वह कुछ रुपए गबन करके भागा है? जवाब, नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वह आपके यहां है? दारोगा, जी हां, हमने उसे गिरफ्तार किया है। वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किए। बात क्या है? जवाब, अब पुलिस तो लाल भुजक्कड़ है, जरा दिमाग लड़ाइए। दारोगा, यहां तो अकल काम नहीं करती। जवाब, यही क्या, कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रमानाथ ने मिजान लगाने में गलती की, डरकर भागा। बाद में मालूम हुआ कि तहवील में कोई कमी न थी। आई समझ में बात? डिप्टी, अब क्या करना होगा खां साहब? चिड़िया हाथ से निकल गई। दारोगा, निकल कैसे जाएगी हुजूर? रमानाथ से ये बात कही ही क्यों जाए? बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने ना दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता अब लग जाएगा ही। कोई ना कोई जरूर उसकी तलाश में आएगा। किसी को ना आने दे। तहरीर में कोई बात ना लाई जाए। जबानी इत्मीनान दिला दिया जाए। कह दिया जाए कमिश्नर साहब को माफीनामा के लिए रिपोर्ट की गई है। इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो लोग सुपरिटेंडेंट से परामर्श कर रहे थे, उधर 1 घंटे में देवीदीन लौटकर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, दारोगा जी तो साहब के पास गए। देवीदीन ने घबरा कर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल, नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवीदीन ने सिर पीट कर कहा, पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं। कह गया कि 1 घंटे में रुपए लेकर आता हूं, मगर इतना भी सब्र ना हुआ। सरकार से 500 तो मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूं। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या, वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे। मुझसे भेंट भी ना होगी, बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। ये कहता हुआ देवीदीन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहां कब तक बैठे रहोगे? देवीदीन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा, अब तो दारोगा जी से 2-2 बातें करके ही जाऊंगा, चाहे जेल ही जाना पड़े, पर फटकारूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे। क्या भगवान से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाती बार देखा था, बहुत रंजीदा थे। कांस्टेबल, रंजीदा तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठकर गए हैं। देवीदीन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्या रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस ले, दिल तो रोता ही होगा। देवीदीन को यहां बैठे 1 घंटा भी ना हुआ था कि सहसा जग्गो आ खड़ी हुई। देवीदीन को द्वार पर बैठे देखकर बोली, तुम यहां क्या करने लगे? भैया कहां है? देवीदीन ने मरमाहत होकर कहा, भैया को ले गए सुपरिटेंडेंट के पास। न जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिए जाते हैं। जग्गो, दारोगा जी भी बड़े हुए हैं, कहा तो कहा था कि इतना लेंगे, कहां लेकर चल दिए। देवीदीन, इसीलिए तो बैठा हूं कि हमें तो 2-2 बातें कर लूं। हाँ, फटकारना जरूर, जो अपनी बात का नहीं, मैं अपने बाप का क्या होगा? मैं तो खरी कहूंगी, मेरा क्या कर लेंगे? दुकान पर कौन है? बंद कराई हूं, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से वैसे ही हैं। चूल्हे में जाए बे तमाशा, उसी के टिकट लेने तो जाते थे, न घर से निकलते तो काहे को ये बला सिर पर पड़ती। देवीदीन, जो उधर ही से पराग भेज दिया तो चिट्ठी तो आएगी ही, चलकर वहीं देखाएंगे। देवीदीन, आंखों में आंसू भरकर, सजा हो जाएगी। रुपया जमा कर देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने रुपए ही तो लेगी। नहीं पगली, ऐसा नहीं होता। चोर माल लौटा दे तो वह छोड़ थोड़े ही दिया जाएगा।
जग्गो ने परिस्थिति की कठोरता का अनुभव करके कहा। दारोगा जी, वह अभी बात भी पूरी ना करने पाई थी कि दारोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतर कर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहां देर से बैठे हो क्या दादा? आओ कमरे में चलो। अम्मा तुम कब आई? दारोगा जी ने विनोद करके कहा। कहो चौधरी, लाए रुपए? देवीदिन, जब कह गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूं तो आपको मेरी राह देख लेनी चाहिए थी। चलिए अपने रुपए लीजिए। दारोगा, खोद कर निकाले होंगे? देवीदिन, आपके अखबार से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं, जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूं। ये तो इंस्पेक्टर साहब थे ना, पहले इसी थाने में थे। दारोगा, तो भाई अपने रुपए ले जाकर उसे हांडी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई है, इन्हें छोड़ना ना चाहिए। मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवीदिन ने दारोगा की बात सुनी तो भौहें तिरछी हो गई। बोला, दारोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूं। मैं रुपए आपके हुक्म से लाया हूं, आपको अपना कौल पूरा करना पड़ेगा। कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दारोगा जी को भन्ना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा ना माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज कहो, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते। कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दारोगा के हंसने पर देवीदिन और भी तेज हुआ। तो आपने कहा किस मुंह से था? दारोगा, कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा तो नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूं उसकी इसी मुंह से तारीफ भी करता हूं। देवीदिन तिनक कर, ये मोछे मुंडवा डालिए। दारोगा, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है। नियत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे ना मुंडवाता था। अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। देवीदिन, हंसिए मत दारोगा जी, आप हंसते हैं और मेरा खून जला जाता है। मुझे चाहे जेल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कप्तान साहब से जरूर कह दूंगा। हूं तो टके का आदमी, पर आपके अखबार से बड़े अफसरों तक पहुंच है। दारोगा, अरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे? देवीदिन ने समझा कि धमकी कारगर हुई। अकड़कर बोला, आप जब किसी की नहीं सुनते, बात कहकर मुकर जाते हैं, तो दूसरे भी अपने से ही करेंगे। मेम साहब तो रोज ही दुकान पर आती है। दारोगा, कौन देवी? अगर तुमने साहब या मेम साहब से मेरी कुछ शिकायत की तो कसम खाकर कहता हूं कि घर खुदवा कर फेंक दूंगा। देवीदिन, जिस दिन मेरा घर खुदेगा उस दिन यह पगड़ी और चपरास भी ना रहेगी हुजूर। दारोगा, अच्छा, तुम्हारो हाथ पर हाथ, हमारी तुम्हारी दो दो चोटें हो जाए, यही सही। देवीदिन, पछताओगे सरकार, कह देता हूं पछताओगे। रमा अब जब्त ना कर सका। अब तक वह देवीदिन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कह कहा मारकर बोला, दादा, दारोगा जी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ लिए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना होगा। देवीदिन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा, कैसी बात है भैया, क्या कहते हो? क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए? इसमें कोई ना कोई चाल जरूर छिपी होगी। रमा ने इत्मीनान के साथ कहा, और बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवीदिन ने संशय से सिर हिलाकर कहा, झूठा मुकदमा होगा। रमानाथ, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है।
देवीदीन की शंका शांत न हुई। बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भैया, जरा सोच समझ कर काम करना। अगर मेरे रुपयों को डरते हो तो यही समझ लो कि देवीदीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100-100 रुपए रोज कमाए और सबके सब उड़ा दिए हैं। किस मुकदमे में शहादत देनी है, कुछ मालूम हुआ? दारोगा जी ने रमा को जवाब देने का अवसर न देकर कहा, वही डकैतियों वाला मामला है जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने सुबह भर में हंगामा मचा रखा था। उनके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी नहीं होता। देवीदीन ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा तो ये मुखबिर बन गए, ये बात है। इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वही तुम्हें कहना पड़ेगा भैया। मैं छोटी समझ का आदमी हूं, इन बातों का मर्म क्या जानूं, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं ना बनता, चाहे कोई लाख रुपए देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम कौन अपराधी है, कौन बेकसूर है। 2-4 अपराधियों के साथ 2-4 बेकसूर भी जरूर ही होंगे। दारोगा, हरगिज नहीं, जितने आदमी पकड़े गए हैं सब पक्के डाकू हैं। यह तो आप कहते हैं ना, हमें क्या मालूम। दारोगा, हम लोग बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, ये तो सोचो। ये सब भुगते बैठा हूं दारोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें। 1-2 साल का जेल ही तो होगा। एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर ना चढ़ेगा। रमा ने भीरुता से कहा, मैंने खूब सोच लिया है दादा, सब कागज देख लिए हैं, इनमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवीदीन ने उदास होकर कहा, होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। ये कहकर वह पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभावों को इससे स्पष्ट रूप से वह प्रकट ना कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपए देता जाऊं। रमा ने खिसियाकर कहा, क्या जरूरत है? दारोगा, आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवीदीन ने कर्कश स्वर में कहा, हाँ हुजूर, इतना जानता हूं, इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, यह सब जानता हूं। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने ना पाएगा, ना ये अकेले आ जा सकेंगे, ये सब देख चुका हूं। ये कहता हुआ देवीदीन तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वहां उसका दम घुट रहा हो। दारोगा ने उसे पुकारा, पर उसने फिर कर न देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गू ने पूछा, भैया नहीं आ रहे हैं? देवीदीन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भैया अब नहीं आएंगे। जब अपने ही अपने ना हुए तो बेगाने हैं ही। वह चला गया। बुढ़िया भी पीछे पीछे भुनभुनाती चली।